देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा हिस्ट्री बताया जाएगा। आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज कितने सेक्शन में डिवाइड है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कमांड बनाना है, आप इंग्लिश के कौन से सेक्शन पर कमांड बनाना चाहते हैं और आप किस कैटेगरी पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, इस चीज को यहां पर एम्फेसाइज किया गया है। तो इसको शुरू करते हैं स्टडी स्किल्स के साथ, यानी कि LSRW। ये स्टडी स्किल्स, इसको जो है लैंग्वेज स्किल्स कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें स्टडी स्किल्स यानी कि LSRW को फोकस करते हुए चलना है। क्लियर है? आजकल कई सारे स्कूल कॉलेजेज आ गए हैं जहां पर LSRW पर ही फोकस किया जाता है ना, लर्निंग के लिए। तो यहां लिसनिंग यानी कि सबसे पहले आपको सुनना है, स्पीकिंग इसके बाद बोलना है, और देन रीडिंग पढ़ना है, और फाइनली जो है राइटिंग सेक्शन आता है। यानी कि पहले लिसनिंग, पहले किसी की बात को ध्यान से सुनना है, समझना है हर चीज को, फिर कोई चीज ना समझ में आए तब आपको बोलना है, पूछना है, बताना है, और रीड उसके बारे में पढ़ना है या उसी चीज को फिर से जाकर पढ़ना है, और फाइनली जो है आपको एक राइट करना है, नोट करना है, एक राइटिंग करना है। जैसे ऐसे समझो, अभी इसी चीज को जो मैंने नोट्स बनाया है, इसको अपने तरीके से मैंने बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया है। तो क्या मैंने डायरेक्ट बना दिया होगा? नहीं, पहले मैंने भी लोगों की बातों को सुना, समझा, है ना। उसके बाद में कोई चीज डाउट हुआ तो मैंने भी पूछा, और फाइनली उसके बारे में पढ़ा जाकर, और तब जाकर अल्टीमेटली अपने हिसाब से नोट्स मैंने बनाए। किसी का कट कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से। और पढ़ने के बाद आप लोग खुद ही कहोगे सर बढ़िया इफेक्टिव तरीके से। यहां से एक चीज आपको यह भी पता चलेगा कि नोट्स जितना अच्छा आप बनाओगे उतना ही अच्छा उस नोट्स की आप सेफ्टी करोगे, उस नोट्स को अपने पास रखोगे, और उतना ही बढ़िया उस नोट्स से रिवीजन करने में मजा आएगा। नोट्स बहुत मायने रखता है। क्लियर है? यहां पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, एक्चुअली इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, वैसे ही इंग्लिश भी एक प्रकार की लैंग्वेज है। अब इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ना एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इवन इन इंडिया इंग्लिश इज ए सेकेंडरी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया की बात करें जहां पर हिंदुस्तान के लोग हिंदी की प्रायोरिटी देते हैं, और सच बताऊं हिंदी केवल उत्तरी भारत में बोला जाता है। सबसे ज्यादा अगर हिंदी बोली जाती है तो उत्तरी भारत में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती, ना के बराबर बोला जाता है। हाँ, यहां पर वहां पर अलग अलग लैंग्वेज या इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। साउथ इंडियंस की इंग्लिश बड़ी बहुत अच्छी होती है। क्लियर है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इस इंग्लिश लैंग्वेज को 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक लिटरेचर सेक्शन जिसको रीडर सेक्शन भी कहते हैं, छोटी क्लासेज में इसको रीडर के नाम से जाना जाता है, वही बड़ी क्लास में लिटरेचर बोला जाता है। क्लियर है? और दूसरा होता है ग्रामर सेक्शन, और तीसरा होता है आपका स्पीकिंग सेक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैं स्टार बना रहा हूं इसलिए जरूरी है बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज को, भाई ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी कि दुनिया के अधिकांश देश के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेट कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहां ग्रामर सेक्शन को अगेन 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। एक वोकैबुलरी सेक्शन है, वोकैबुलरी सेक्शन को ग्लोजरी सेक्शन, वर्ड मीनिंग, डिक्शनरी सेक्शन में बांट सकते हैं। मतलब ग्लोजरी बोलो, चाहे वोकैबुलरी बोलो, वर्ड मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में बोल दो, या आप डिक्शनरी इसको बोल दो। दूसरा होता है राइटिंग सेक्शन, और तीसरा होता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन होता है। क्लियर है? यहां ट्रांसलेशन को अलग तरीके से हाईलाइटेड इसलिए किया गया है क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा रोल करता है किसी चीज को लिखने में, पढ़ने में, समझने में। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग, भाई हम इंडियंस हैं, तो हम लोग की एक हैबिट होती है किसी भी चीज को पहले ट्रांसलेट करते हैं तब समझते हैं। कोई भी चीज इंग्लिश की चीजों को देखते देखते ही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई इसका हिंदी क्या होगा। वो क्वेश्चन भले ना करें लेकिन दिमाग में आता ही है चीज। या तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में ही पॉपुलर हो तो बात अलग। जैसे मोबाइल इंग्लिश में ही पॉपुलर है, एज अ मतलब हिंदी में पॉपुलर है, बिल्कुल हिंदी की तरह मोबाइल। काफी सारे लोग यही समझते हैं कि मोबाइल भाई हिंदी का शब्द, जबकि मोबाइल इंग्लिश है। मोबाइल का अगर शुद्ध हिंदी बात किया जाए तो गतिशील होगा।
इसलिए हर चीज के हिंदी में नहीं जाना है ना। जो चीजें इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश वाली भाषा, इंग्लिश वाले शब्द हिंदी में अगर पॉपुलर हैं तो उसको इंग्लिश में ही बोलना है, हर चीज का हिंदी नहीं खोजना है। हाँ, हंसी मजाक के लिए दो चार का आप हिंदी खोज रहे हो, आपस में हंसी मजाक कर रहे हो, बात अलग हो जाता है। क्लियर है। अब यहां देखिए वोकैबुलरी सेक्शन में क्या आता है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, मतलब विलोम शब्द। हिंदी में विलोम शब्द है, इंग्लिश में विलोम को क्या बोल दिया गया, एंटोनिम। अगर मैं कह दूं अच्छा का क्या होगा विलोम शब्द, आप कहोगे बुरा। मैं कह दूं गुड का विलोम शब्द क्या होगा, बैड होगा। अभी आपको पता है, तुरंत आपने कहा गुड का विलोम शब्द बैड हो जाएगा, तुरंत आपने कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह दूं इंक्रीज का विलोम शब्द क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। क्लियर है। इंक्रीज का विलोम शब्द क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैं कह दूं अबेंडन का विलोम शब्द क्या होगा, अब बताइए। अब देखिए तुरंत एक क्वेश्चन बनाना, सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन तुरंत बना, सर जी अबेंडन की हिंदी क्या होती है। अब अबेंडन का मतलब होता है गिव अप करना, मतलब लीव करना, मतलब छोड़ देना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अब आप छोड़ देना मतलब ग्रहण करना, स्वीकार करना, तो अबेंडन का विलोम शब्द हो जाएगा। अब देखिए जैसे एंटोनिम्स आपको समझ में आया, इसी तरह से सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। जैसे मैं कह दूं अबेंडन का सिनोनिम क्या होगा, एक्सेप्ट। तो नहीं, एक्सेप्ट तो आपका एंटोनिम है। अब यहां पर तुरंत आप उसका पहले हिंदी अर्थ देखो, आसानी से आ जाएगा। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना की इंग्लिश गिव अप हो गया, लीव हो गया, दो चीज मिल गया। इस तरह से आपको सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। होमोनिम्स का मतलब होता है, इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होमोफोन्स होता है, एक होमोग्राफ होता है। होमोफोन्स का मतलब ऐसे वर्ड जिनका साउंड सेम होता है। जैसे मैं कहूं सी, अब सी एक तो SEA है, SEA, सी का मतलब होगा समुद्र, लेकिन SEE, सी का मतलब देखना, SHE, सी मीन्स हो जाएगा वाह, और सी फॉर कैट, सी एक लेटर है। इस तरह से इतना सी हुआ। इसी तरह होमोग्राफ, होमोग्राफ वो होगा जिनका ग्राफ सेम हो, यानी कि स्पेलिंग सेम हो। जैसे वॉच, वॉच का दो अर्थ है, एक वॉच का मतलब घड़ी है, एक वॉच का मतलब देखना है, और एक वॉच का मतलब है देखभाल करना, घर की रखवाली करना। क्लियर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। ईडियम्स फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे और वाक्यांश। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है लोकोक्तियां, और क्वाटेशंस का मतलब होता है जो लोगों के बीच में प्रसिद्ध क्वाटेशन है ना, प्रसिद्ध बात है लोगों की, महान व्यक्तियों की महान बातें एक दो लाइन के थ्रू होती है। जैसे यहां पर सिंपल से बताऊं, यहाँ आप बोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, उनका कोटेशन क्या है, सपने वे नहीं होते हैं जो सोते हुए आते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो कि सोने ही नहीं देते। क्लियर है। इस तरह से क्वाटेशन से इंग्लिश में चीजें चलती हैं। राइटिंग सेक्शन में एप्लीकेशन राइटिंग के लिए आता है, लेटर राइटिंग। कहीं भी आप जाओ तो वहां कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख दो। मान लो अगर वो कहते हैं इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिख दो, तब भी तो क्वेश्चन बनता है, लेटर लिख दो। नोटिस राइटिंग आता है। अच्छा, नोटिस जनरली आप देखे होंगे नोटिस इंग्लिश में ही आता है। कहीं किसी घर नोटिस आता है तो जनरली इंग्लिश में ही नोटिस आता है, या फोन पर नोटिस इंग्लिश में आता है। आर्टिकल राइटिंग हो गया आपका, एस्से या कंपोजिशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग, यानी कि कैसे आपको नोट करना, कैसे नोट बनाना, ये सारी चीजें। फिर ग्रामर में, अब यहाँ ग्रामर में जो एक्चुअल में ग्रामर की चीजें होती हैं वो चीज आते हैं, जैसे टेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सिंथेसिस। अब जैसे देखिए सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो चैप्टर हैं जो कि 12th में ऐड हो जाते हैं। बाकी सारी चीजें घुमा फिराकर लगभग हर क्लास में चलती रहती हैं। आपका वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन एक्चुअली 9th क्लास से ऐड हो जाती है। स्पेलिंग्स वाला चैप्टर 9th क्लास से ऐड हो जाती है। तो जैसे जैसे क्लास का लेवल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे चीजें भी ऐड होती रहती हैं। बोलो इतना क्लियर है। अब क्या होता है, ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। वैसे यहां पर दो ही तरह का ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश। अब क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो यहां पर एक ट्रांसलेशन और पढ़ते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, हार्ड इंग्लिश टू इजी इंग्लिश, मॉडरेट इंग्लिश। क्लियर है। फिर यहां पर सबसे जरूरी चीज होती है वर्ड मीनिंग। अगर वर्ड मीनिंग अच्छा है लेकिन स्पेलिंग्स आपने बर्बाद कर दिया, फिर से अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। क्लियर है। स्पेलिंग्स जरूरी है। और हैंड राइटिंग सबसे मस्ट है। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है यहां पर। अब यहां पर जैसे आप लोग को खुद डिसाइड करना है, अगर आप एक्चुअल में चाहते हो सर मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो आपको भैया ये जो आज पहली क्लास है इसका बकायदा इसको कॉपी में लिखना है और फ्रंट पेज में लिखना है।
और हो सके इसको चार्ट बनाकर कहीं पर जहां पर आप सोते हो, जहां रहते हो, इसको लगा दो, जिससे आपको पता रहे इंग्लिश में मुझे क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? परेशान ना हो। ये स्पीकिंग सेक्शन में कौन से सेक्शन पर ज्यादा मेहनत करने से आपका स्पीकिंग अच्छा हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग चार्ट दे दूंगा। ओके, अब यहां पर जैसे आप क्या करो, कभी जैसे इंग्लिश में अब कभी बोर नहीं होगी, कभी बोरियत नहीं होगा, सिंपल सा है ना। क्यों? कभी पैराग्राफ राइटिंग पढ़ ली, कुछ नहीं मन कर रहा स्टोरी राइटिंग पढ़ लो, यहां नहीं दिया गया है। होमोफोन्स पढ़ लो जो समान शब्द वाले हैं, ट्रांसलेशन पढ़ लो, मतलब आप टेस्ट चेंज करते रहो ना। अब बच्चे इंग्लिश से बोर इसलिए हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो गया। पता है क्यों कंप्लीट हो गया? क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने टेंस पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, नरेशन, हाँ टेंस, सिलेबस कंप्लीट। अरे भैया इंग्लिश का सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई टीचर इंग्लिश नहीं कंप्लीट करवा सकता। पूछो क्यों? यार एप्लीकेशन एक नहीं, 1000 प्रैक्टिस, 1000 एप्लीकेशन 1000 टाइप की मिलेंगी। अब यहां इंग्लिश में चले जाओगे, कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन में कही ड्यूरिंग जर्नी के दौरान बातचीत है ना, ड्यूरिंग स्टडी टाइम पढ़ने के दौरान, ड्यूरिंग क्लासरूम कन्वर्सेशन, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कैसे लोग कहते हैं इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो गया? हाँ, एक लिमिटेड सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, पहले उस चीज को प्रायोरिटी, हाँ आपको भैया मीनिंग पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग वाला सेक्शन कोई टीचर भैया हेल्प नहीं कर सकता है। आप जितना अच्छे से, हाँ टीचर सब बता देंगे, ऐसे रूल होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, वो यहां तक कि बुलवा भी सकते हैं आपसे, लेकिन वर्ड मीनिंग तो अल्टीमेटली जितना आप याद करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट पहले तो आपको होगा। क्लियर है? इस तरीके से करना है। बाकी जितना भी नोट्स है यहां पर जो कुछ है, इन सब को मैं लिख रहा हूं, ये बस टेस्ट चेंज करते हुए, ध्यान देना। एक तरफ से मैंने कभी नहीं लिखा है कि हाँ एंटोनिम्स पूरा, आप एंटोनिम्स ही पका रहे हैं, 10 दिन एंटोनिम ही चल रहा है। सोचो यार, मान लो इसमें से मैं एंटोनिम्स उठा और रोज मैं एंटोनिम्स पढ़ाऊं 10 दिन, तो 10 दिन के बाद 11वें दिन मैं तो रहूंगा, तुम नहीं रहोगी, तुम कहोगे तुम पढ़ो एंटोनिम्स, हम नहीं पढ़ने वाले। सही है कि नहीं? बच्चे क्या बोर हो जाते हैं। एक ही चीज, जैसे अभी दाल चावल रोज खाओ, मम्मी से कहो दाल चावल तुम ही खाओ, हमें चटनी बना दो, हम चटनी खा लेंगे, दाल चावल नहीं खाने वाले। हम कच्चा बोल के, हम रोटी खुद अपने हाथ से बना लेंगे, तुम दाल चावल खाओ। मम्मी कह रही नहीं बेटा, दाल में वो अरहर की दाल में प्रोटीन पाई जाती है, तुम कहते हो प्रोटीन को तुम रखो अपने पास, मुझे नहीं खानी है प्रोटीन। अच्छी से अच्छी भी चीजों को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। जैसे मान लो मैं मीनिंग नहीं पढ़ा, वर्ड मीनिंग, और मैं कहता हूँ बेटा वर्ड मीनिंग तो बहुत जरूरी है, आप लोग सब मैं रहूंगी तभी तो सब जरूरी है, ये पढ़ते पढ़ते मैं शहीद हो जाऊंगी, मुझे नहीं शहीद होना है, समझे ना? इस तरह से तो आप लोग को ये लिख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-20 मिनट लगेगा। ओके, थैंक यू।